जूलिया ने एक झुरझुरी ली और यकदम आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे वो खुद को अपने फ्लैट की बजाय बदली हुई जगह पर देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। हर तरफ दिन की तेज रोशनी फैली हुई थी और उसके सामने वसी और रीज ठाठे मारता हुआ समुंदर नजर आ रहा था। जूलिया तेजी से उठ बैठी। उसने देखा वो साहिल के किनारे गीली रेत पर पड़ी थी और उसके दाएं बाएं सीक्रेट सर्विस के मेंबर उल्टे सीधे अंदाज में पड़े हुए थे। उन सबके लिबास पानी में भीगे हुए और रेत से भरे हुए थे। समुंदर की लहरें उनके ऊपर से गुजर रही थीं। ये कौन सी जगह है? जूलिया के मुंह से निकला। उसने घूम कर देखा। उसके अगम में हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और ज़मीन पर मुख्तलिफ इकसाम की छोटी बड़ी झाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा जंगल हो। जंगल का नाम जहन में आते ही जूलिया के जहन में पिछला मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम गया, जब वो और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान इस बहस में उलझे हुए थे कि उन्हें जूलिया के फ्लैट में फ़ोन करके किसने बुलाया था। फिर अचानक वहाँ साकाली आ गई थी। वही साकाली बदरू जो जोसेफ से उस बोतल को छीन कर ले गई थी जिसमें जोसेफ ने शंकारा को कैद किया था। साकाली ने उन्हें बताया था कि चांदी की बोतल में खोट होने की वजह से बोतल जहरीली दलदल में गल सड़कर ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से शंकारा उस बोतल से आज़ाद हो गई है और उसने उसे यहाँ भेजा था। शाकाली ने ही उन सबको जूलिया के फ्लैट में फ़ोन करके बुलाया था। उसने कहा था कि शंकारा ने उसे हुक्म दिया है कि वो उन सबको अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दे। फिर साकाली से वो बात कर ही रहे थे कि साकाली ने ना जाने क्या किया कि एक लम्हे के लिए उनकी आंखें तेज़ रोशनी से खीरा सी हो गई थीं। फिर उनका जहन ज़ोर से चकराया और फिर उसके जहन में अंधेरा उभरता चला गया, जिसके बाद उसे अब होश आया था और वो अपने साथियों समेत किसी जजीरे के साहिल पर मौजूद थी। ओह, क्या साकाली ने हमें मावराई ताकतों से वाकई अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया है? जूलिया ने परेशान होते हुए कहा। उसी लम्हे उसने तनवीर के जिस्म में हरकत देखी। दूसरे लम्हे उसे होश आ गया और खुद को बदली हुई जगह पर देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये हम कहाँ आ गए हैं? तनवीर के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर एक एक करके उनके सब साथियों को होश आ गया और वो खुद को जूलिया के फ्लैट की बजाय किसी जंगल के साहिल पर देखकर हैरान रह गए। उन सबके मुंह से भी जूलिया और तनवीर की तरह के ही अल्फाज निकले थे कि हम कहाँ गए हैं और ये कौन सी जगह है। लगता है साकाली ने हमें वाकई अफ्रीका के जंगलों के किसी साहिल पर ला फेंका है। सफदर ने परेशानी के आलम में कहा तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अफ्रीका के जंगलों में? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुमने साकाली का आखिरी जुमला नहीं सुना था कि अब हम अफ्रीका के जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाएं? फिर उसने हमारी तरफ हाथ झटके थे और कमरे में तेज़ रोशनी भर गई थी। इसके साथ ही हम चकरा कर गिर पड़े थे और बेहोश हो गए थे। अब यह साहिल और पीछे जंगल है, जिसका साफ मतलब है कि हम सब अफ्रीका के जंगलों में पहुंच चुके हैं। सफदर ने कहा। ओह, क्या साकाली इतनी ज़बरदस्त शायरा है कि उसने हमें चंद ही लम्हों में अफ्रीका के जंगलों में ला फेंका है? मेरी घड़ी के मुताबिक हमें बेहोश हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हुए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। उसके लहजे में अभी तक हैरत थी। साकाली मावराई ताकतों की मालिका शंकारा की कनीज़ है। साकाली जैसी बदरू अगर हमें 20 मिनटों में सैकड़ों मील दूर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा सकती है तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि शंकारा किस कदर खौफनाक हो सकती है, सफदर ने कहा। लेकिन साकाली ने हमें यहाँ क्यों ला फेंका है? तनवीर ने सर झटकते हुए कहा। तुमने सुना नहीं साकाली ने क्या कहा था? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। क्या कहा था? तनवीर ने पूछा। उसने कहा था कि शंकारा आज़ाद हो चुकी है और हम सबको उसी के हुक्म से अफ्रीका के जंगलों में पहुंचाना चाहती है। पिछली बार जब शंकारा इसी तरह हम पर सहर करके पाकेशिया की मशरकी पहाड़ियों में ले गई थी, उसने कहा था कि वो हम सबको अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा देगी। जब इमरान को हमारे बारे में इल्म होगा कि हम अफ्रीका के जंगलों में हैं तो वो हमारे लिए लामुहल्ला यहाँ आएगा और फिर शंकारा उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी, जूलिया ने कहा। यानी वो इमरान के ज़रिए उस हनूत शुदा लाश तक पहुँचना चाहती है जिसमें समाकर उसके कहने के मुताबिक वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकती है, तनवीर ने कहा। हाँ, और उसने ये भी कहा था कि उस हनूत शुदा लाश को उसके लिए इमरान और जोसेफ ही पहाड़ों के नीचे से निकाल कर ला सकती हैं। जूलिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो क्या हम इमरान और जोसेफ का यहाँ आने का इंतज़ार करते रहेंगे? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। तनवीर ठीक कह रहा है मिस जूलिया। अगर हम वाकई अफ्रीका के जंगलों में हैं तो ये मत भूलें कि हम पाकेशिया से हज़ारों मील दूर हैं। बेहोश होते वक्त हमारे मशीन पिस्टल भी आपके फ्लैट में गिर गए थे। यहाँ हम खाली हाथ हैं। फिर ये जंगल और यहाँ का माहौल, हम यहाँ कैसे रह सकती हैं? खाबर ने परेशानी के आलम में कहा। तो फिर हम क्या करें? साकाली ने हमें मावराई ताकतों से काम लेकर यहाँ फेंका है। हम में से कोई मावराई ताकतों का मालिक तो है नहीं जो हम सबको इसी तरह मिनटों में वापस पाकेशिया पहुँचा दे, जूलिया ने कहा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा।
अफ्रीका के जंगल असरार के साथ साथ खौफनाक और खतरनाक दरिंदों से भरे हुए हैं। यहाँ के हशरातुल अर्ज़ ही इस कदर जहरीले होते हैं जिनका कांटा पानी नहीं मांगता। फिर इस खौफनाक माहौल में हम कैसे रह सकते हैं? तनवीर ने कहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे साकाली बदरू से मैंने कहा था कि वो हमें यहाँ पहुँचा दे, और मैं यहाँ रहने का इरादा लेकर ही तो आई हूँ। जूलिया ने तुनक कर कहा। आप समझी नहीं मिस जूलिया, तनवीर ने जल्दी से कहा। तो तुम ही समझा दो, जूलिया ने उसी अंदाज में कहा। मिस जूलिया, तनवीर कहना चाहता है कि हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हम इन जंगलों में बगैर असलहे और खुराक के जिंदा नहीं रह सकते। चौहान ने तनवीर की बातों का मतलब समझाते हुए कहा। हाँ ये तो है, असलहे के साथ साथ हमें यहाँ रहने के लिए खुराक की भी ज़रूरत होगी। सफ्तर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। इन जंगलों में अगर फलदार दरख्त हुए तो हमारी खुराक का मसला तो हल हो ही जाएगा, लेकिन असलहे का क्या किया जाए? सदीकी ने कहा। इन बातों की बजाय हमें पहले ये मालूम करना होगा कि हम अफ्रीका के किस हिस्से में हैं, कैप्टन शकील ने कहा। उससे क्या होगा? तनवीर ने चौंक कर कहा। अफ्रीका के शुमाली और जनूबी जंगल खतरनाक तरीन दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज़ के लिए मशहूर हैं, जबकि जनूबी और मगरबी इलाकों में जंगल तो ज़रूर हैं, मगर उन इलाकों को अफ्रीका के बासियों ने पाक कर रखा है। अगर वाकई शिंकारा हमारे ज़रिए इमरान साहिब और जोसेफ को इन जंगलों में आने के लिए मजबूर करना चाहती है तो इसके लिए उसे लामुहल्ला हमें ज़िंदा रखना होगा। इमरान साहिब जैसे ज़हीन आदमी उस वक्त तक शंकारा की बात नहीं मानेंगे जब तक वो हमारे जिंदा होने का शंकारा से सबूत न हासिल कर लें। जब इमरान साहिब को यकीन हो जाएगा कि हम जिंदा हैं और वाकई अफ्रीका के जंगलों में हैं तो वह शंकारा की बात मानेंगे, वरना नहीं। और इसके लिए शंकारा को हर हाल में हमें जिंदा रखना होगा। अगर वो हमें जिंदा रखना चाहती है तो उसने साकाली के जरिए हमें जनूबी या मगरबी किनारों पर फेंकवाया होगा, शुमाली और मशरकी जंगलों में नहीं, जहां हम फौरन मौत की आगोश में पहुंच सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओह हाँ ये तो है, लेकिन अब ये कैसे पता चलाया जाए कि हम शुमाली मशरकी जंगलों में हैं या जनूबी या मगरबी जंगलों में? जूलिया ने कहा। सूरज का रुख देखकर कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह सब चौंक कर आसमान की तरफ देखने लगे। वहां हर तरफ दिन की रोशनी तो जरूर फैली हुई थी, मगर आसमान पर बादल छाए हुए थे जिनमें सूरज छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ तो बादल छाए हुए हैं, तनवीर ने कहा। फिर इंतजार करो, कैप्टन शकील ने कहा। इंतजार? किसका इंतजार? तनवीर ने चौंक कर कहा। बादलों के छटने का, कैप्टन शकील ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसके जवाब पर सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है कैप्टन शकील, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हो, जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मुतफिक्र मैं भी हूँ मिस जूलिया, अफ्रीका के जंगलों में पहुँचने पर मुझे भी हैरत है, और यह भी दुरुस्त है कि मैं काफ़ी अरसे बाद आप सबके साथ किसी मिशन में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन हम सीक्रेट एजेंट हैं, हमें जो ट्रेनिंग मिली है उससे हमें यही सिखाया गया है कि हमें किसी भी हाल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर तरह के हालात का मुकाबला करने और हर हाल में जम होने का तरीका सिखाया गया है। जब आपके साथ ऐसे हालात पहले भी पेश आ चुकी हैं तो आप सब इस बात से क्यों घबरा रही हैं कि हम इस खतरनाक माहौल में क्या करेंगे या यहाँ से कैसे निकलेंगे? कैप्टन शकील ने कहा। हम इस माहौल से घबरा नहीं रहे और ना ही हमें इस बात का डर है कि हमारे साथ क्या होगा। हालात के अचानक पलटा खा जाने से परेशानी फितरी होती है, ऐसा ही हमारे साथ है। हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हमें ये मालूम करना है कि हम कहाँ हैं। मेरा मतलब है हम अफ्रीका के किस हिस्से में हैं और हमें यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है। जूलिया ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए जैसे वो जूलिया की बात से मुत्तफिक हों। वापसी की राहें ढूंढने के लिए मेरा ख्याल है हमें जंगल की तरफ चले जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो जंगल में जाकर हम अपने लिए मुनासिब जाए पना और फलदार दरख्त तो ढूंढ ही सकते हैं, सफ्तर ने कहा। हाँ वाकई, समुंदर के किनारे किसी गैबी इमदाद का इंतजार करने से तो यही बेहतर है कि हम अपनी राहें खुद तलाश करें, चौहान ने कहा। तो फिर चलो, यहाँ बातें करके वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा। जंगलों में अगर कोई खतरा हुआ तो हम उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। वैसे भी तुम सबके बकौल मैंने तुम सबको फ्लैट में इमरजेंसी का कहकर बुलाया था, तो तुम खाली हाथ तो आए नहीं होगे। फ्लैट में हमारे मशीन पिस्टल ही गिरे थे, हमारा साइंसी असलहा तो हमारे पास ही होना चाहिए। जूलिया ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए, जिसका मतलब था कि वो जूलिया के फ्लैट में हर तरह से तैयार होकर आए थे। गुड, तो फिर चलो। जूलिया ने उन्हें सर हिलाते देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब भी मुस्कुरा दिए और फिर वो सब जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक उन्हें हवा में लहराती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वो सब बेख्तियार उछल पड़े। इमरान दानिश मंजिल में आकर जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरोस के एहतराम में उठ खड़ा हुआ। खैरियत, आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, खुदा का खौफ खाओ काले सिफर, दिन के 11 बज रहे हैं और तुम इसे सुबह सुबह का वक्त कह रहे हो।
इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। फरागत के दिनों में आपका रातों को देर से सोना और फिर दिन को दोपहर के बाद उठना आपके लिए सुबह सुबह का ही वक्त होता है, ब्लैक जीरो ने कहा। खैर ऐसा भी नहीं है, रात को देर से सोऊं और दिन को देर से जागूं, नमाज की पाबंदी ज़रूर करता हूँ। फिर सोते जागते सुलेमान के हाथों की बनी हुई चाय पीने की वजह से न दिन का पता चलता है और न रात का। इस सोते जागने के अमल में दिन भी कट जाता है और रात भी, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। इस वक्त आप खासे फ्रेश नजर आ रही हैं, लगता है रात सुकून से सोए रही हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। सुकून से सोता रहा था मगर अब शायद ऐसा नहीं होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्यों, अब क्या होगा, ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। अरे इस होने के चक्करों में ही तो मैं अब तक कमारा फिर रहा हूँ, ना मुझे कोई रिश्ता देने को तैयार होता है, ना मेरा किसी से निकाह होता है, और तुम तो जानते हो निकाह के बगैर कुछ होना नामुमकिन ही है, ना लड़का ना लड़की, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो ब्लैक जीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर आप तैयार हों तो सब कुछ हो जाएगा, निकाह भी, लड़का भी और लड़की भी, ब्लैक जीरो ने कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान भी हंस पड़ा। निकाह तो तब होगा जब वो राजी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो राजी ही राजी है, बस आपकी रजामंदी की देर है, ब्लैक जीरो ने कहा। उसके होंठों पर शरारत अंगेज मुस्कुराहट थी। क्यों राजी है, कौन राजी है, किसकी बात कर रहे हो तुम, इमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मिस जूलिया की, और किसकी बात कर सकता हूँ, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। उसे मिस ही रहने दो, जिस रोज़ वह मिसिस बन गई उस रोज़ क़यामत आ जाएगी, इमरान ने कहा। क़यामत, वो कैसे, ब्लैक जीरो ने कहा। वो ऐसे कि मेरे होने वाले बच्चों के चचा सीक्रेट एजेंट हैं और किसी सीक्रेट एजेंट से किसी के सीक्रेट अफेयर्स छुपे नहीं रह सकते, इमरान ने कहा। अफेयर्स, क्या आपके अफेयर्स हैं, ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। ऑफर्स तो होती रहती हैं, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। आपका मतलब है कि मिस जूलिया आपके लिए शक्ल मिजाज बीवी साबित हो सकती हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। उसके शौहर नामदार बल्कि ताबेदार बनने का शरफ मुझे तभी मिलेगा जब वो यहाँ होगी। अगर अफ्रीका के जंगलों में उसे किसी वैश्य कबीले के सरदार ने उसके साथियों के बावजूद उसे अपने लिए चुन लिया तो मैं, इमरान ने एक सरदार भर कर कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर संजीदगी फैलती चली गई। अफ्रीका के जंगलों में क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने कहा। किस बात का मतलब पूछ रहे हो भाई, अफ्रीका का या जंगलों का, इमरान ने कहा। इमरान साहब प्लीज़, आपका अंदाज बता रहा है जैसे जूलिया यहाँ नहीं है, ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा। जूलिया के साथ साथ मैंने दूसरे मेम्बरान का भी कहा है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो ब्लैक जीरो उछल पड़ा। क्या मतलब, मिस जूलिया के साथ सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान भी गायब हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत और कदरे परेशानी के तासुरात थे। ये बात कहने के लिए उछलने की क्या ज़रूरत थी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज़ मुझे बताएं मेम्बरान कहाँ हैं, क्या कोई नया केस शुरू हो गया है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान हंस पड़ा। हमारी ज़िंदगियाँ है ही ऐसी ब्लैक जीरो भाई, हम हर रोज़ किसी न किसी केस में उलझे रहते हैं। बाज़ केस तो ऐसे होते हैं जो सुलझ कर भी नहीं सुलझते, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। आप कहना क्या चाहती हैं, ब्लैक जीरो ने इमरान की बात ना समझते हुए कहा। वही कहना चाहता हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहते, इमरान ने कहा। क्या सुनना नहीं चाहता मैं, ब्लैक जीरो ने कहा। वही जो मैं कहना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। अगर कोई केस शुरू हो गया था तो उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर वो मेरी अपनी मर्जी से कहीं जाते तो तुम्हें ज़रूर बता जाते, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो को यूं लग रहा था जैसे इमरान उसे फिलहाल कुछ बताने के मूड में नहीं है। वो हंसने हंसाने वाली बातें तो ज़रूर कर रहा था लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी और फिक्रमंदी के तासुरात भी साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान वाकई खासा उलझा हुआ था। जोसेफ ने उसे फादर जोशुआ और उससे की हुई तमाम बातों से आगाह कर दिया था। फादर जोशुआ के कहने के मुताबिक अब शंकारा को फना करने के लिए उन दोनों का अफ्रीका के जंगलों में जाना बेहद ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा शंकारा ने भी इमरान को बताया था कि उसने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेम्बरान को गायब करके अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया है जहां वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह वापस नहीं आ सकते थे। इसके अलावा शंकारा ने जिस तरह इमरान का खाना पीना हराम किया था, इमरान उससे भी परेशान था। जोसेफ के कहने पर इमरान बाजार से अगरबत्तियां ले आया था जो जोसेफ ने जलाकर पूरे फ्लैट में लगा दी थीं। इमरान का फ्लैट अगरबत्तियों की खुशबू से महक उठा था। जोसेफ ने कहा था कि इमरान जब तक खुशबू के हिसार में रहेगा शंकारा उसके करीब भी नहीं भटक सकेगी और ना उसके खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया कर सकेगी। फिर हुआ भी ऐसे ही था। अगरबत्तियों की खुशबू में इमरान ने डटकर नाश्ता किया था। इस मर्तबा ना ही गिलास से पानी भाप बनकर उड़ा था और ना ही नाश्ता खराब हुआ था। जोसेफ ने इस बात की भी तस्दीक कर दी थी कि शंकारा की साथी बदरूस हाकाली ने वाकई मावराई ताकतों से सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया है
जिनको वापस लाने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा। मगर इमरान अपने तौर पर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के बारे में जानना चाहता था। सिवाय सालिहा के किसी मेंबर ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। इमरान ने बारी बारी उन सबसे वॉच ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, मगर उसका किसी मेंबर से राब्ता नहीं हो सका था। इमरान को शक था कि शिंकारा ने पहले की तरह सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को मावराई ताकतों से अगवा करके पाक एशिया में ही शायद कहीं रखा हो। वो सिर्फ उनके ज़रिए इमरान को ब्लैकमेल करना चाहती थी। इमरान इस मामले में अभी तक संजीदा नहीं हुआ था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शिंकारा के मामले में अब उसे संजीदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि शिंकारा जिस तरह वापस आई थी उसने उसके साथ अजीब और घिनौने खेल खेलने शुरू कर दिए थे। वो सोच रहा था कि अगर शिंकारा ने वाकई पाक एशिया में मासूम और बेगुनाह इंसानों को हलाक करना और उनका खून पीना शुरू कर दिया तो उसे इस तूफान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जोसेफ ने कह दिया था कि शिंकारा को फना करने के लिए उन्हें अब अफ्रीका के जंगलों में जाना ही पड़ेगा और वहीं जाकर वो उसके खिलाफ कुछ कर सकते थे। इमरान ने जोसेफ की हर बात को संजीदगी से लिया था। उसने जोसेफ को चंद हदायत देकर राना हाउस भेज दिया था और खुद दानिश मंजिल में आ गया। दानिश मंजिल में एक ऐसी मशीन मौजूद थी जिसके जरिए ट्रांसमीटर्स की फ्रीक्वेंसियां ट्रेस की जा सकती थीं और उन ट्रांसमीटर की लोकेशंस का भी पता लगाया जा सकता था। उस मशीन के जरिए इमरान मुजरिमों की फ्रीक्वेंसियां ट्रेस करके कॉल्स भी चेक करता था और ये भी पता लगा लेता था कि किस ट्रांसमीटर से और किस कदर फासले या इलाके से कॉल की जा रही है। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के हाथों में चूंकि वॉच ट्रांसमीटर्स थे, इसलिए इमरान उस मशीन से ये देखना चाहता था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान कहाँ हैं और वो इसी मकसद के लिए दानिश मंजिल आया था। लगता है आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, इमरान की बात सुनकर ब्लैक जीरो ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि इमरान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने फ्लैट में शिंकारा की आमद और उसकी नई कार्रवाइयों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो की आंखें हैरत से फैल गईं। इमरान ने उसे जोसेफ और जोसेफ की फादर जोशुआ से होने वाली बातचीत भी बता दी। ओह, तो आप इसलिए इस कदर परेशान हैं? सारी तफसील सुनकर ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, शिंकारा ने जिस तरह मेरा खाना पीना हराम कर दिया था उससे कोई बईद नहीं कि वो मेरी रातों की नींद भी हराम कर दे। इमरान ने कहा, क्या आपको यकीन है कि शिंकारा ने वाकई सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अभी तक इमरान की बातों पर यकीन ही ना रहा हो। जोसेफ कभी गलत नहीं कहता ब्लैक जीरो, खास तौर पर मावराई मामलों में वो जिस कदर मालूमात रखता है उसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया, जैसे वो इमरान की इस बात से मुत्तफिक हो सकता है शिंकारा ने आपको फिर डॉज देने की कोशिश की हो। पिछली बार भी उसने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को अगवा किया था और कहा था कि उसने उन सब को अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया है, जबकि वो पाक एशिया की शुमाली पहाड़ियों में थे। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, ये मुमकिन है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इमरान ने सर हिलाकर कहा, ओह, शायद आप XX100 मशीन के जरिए उन्हें ट्रेस करना चाहते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, अगर सीक्रेट सर्विस के पास उनके वॉच ट्रांसमीटर्स हुए तो XX100 मशीन से उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं, वरना वही होगा जो होता आया है। इमरान ने कहा, क्या होता आया है? ब्लैक जीरो ने बेख्याली में पूछा। टाइम टाइम फिश, इमरान ने कहा। पहले तो ब्लैक जीरो हैरत से इमरान का मुंह देखता रहा, फिर बेख्तियार उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। क्या मैं XX100 मशीन ऑन कर दूं? ब्लैक जीरो ने कहा, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा बल्कि तुम्हारी आने वाली आइंदा नस्लों का भी एहसानमंद रहूंगा। इमरान ने इस अंदाज में कहा कि ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। वो कुर्सी से उठा और कोने में पड़ी हुई एक मुस्ततील शक्ल वाली बड़ी सी मशीन की तरफ बढ़ता चला गया। मशीन के दरमियानी हिस्से में एक गोल स्क्रीन नस्ब थी जिसके इर्द गिर्द बेशुमार बटन और डायल लगे हुए थे। ब्लैक जीरो ने मशीन ऑन की और फिर उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करता चला गया। मशीन में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के वॉच ट्रांसमीटर के तमाम कोड्स फीड कर दो और उनका रडार सिस्टम ऑन करके उसे XX3966 सैटेलाइट से लिंक कर देना। पाक एशिया से होने की वजह से उन सब के बारे में रडार और सैटेलाइट से ही पता चल सकेगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए मशीन पर लगे मुख्तलिफ डायल घुमाए और फिर चंद बटन प्रेस करके मशीन पर लगे कीपैड से मशीन में मेंबरान के वॉच ट्रांसमीटर कोड्स फीड करने लगा। फिर उसने दीवार के खुफिया खानों से तारें निकाली जिनके आगे लंबी पिनें लगी हुई थीं। उन पिनों को मशीन के अकब में उनके सॉकेटों में लगा दिया। उसने मशीन के चंद और बटन प्रेस किए तो मशीन से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। साथ ही मशीन पर लगी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन ग्लोब उभर आया। ग्लोब पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था जो घूम रहा था। ब्लैक जीरो ने कीपैड के चंद बटन प्रेस किए और फिर मशीन के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद एक सुर्ख बटन को प्रेस कर दिया। स्क्रीन पर ग्लोब के ऊपर एक सूरज सा रोशन हो गया जिससे जर्द रंग की शुआ निकलकर ग्लोब पर पड़ने लगी। ब्लैक जीरो ने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन के निचले हिस्से में सुर्ख रंग की एक पट्टी सी बन गई जिस पर सर्चिंग के अल्फाज स्पार्क करने लगे।
सूरजनुमा दायरे से निकलने वाली शुआएं सिमट गई थीं। अब वो ग्लोब पर बने दुनिया के नक्शे पर बने मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों पर पड़ रही थीं। सबसे पहले शुआएं बर्र-ए-आज़म एशिया पर पड़ी। बर्र-ए-आज़म एशिया सब्ज़ हो गया था। सुरख पट्टी पर मुसलसल सर्चिंग के अल्फाज स्पार्क कर रहे थे। फिर अचानक मशीन से तेज सीटी की आवाज़ निकली और सुरख पट्टी में नॉट फाउंड के अल्फाज उभर आए। साथ ही ग्लोब घुमा और शुआओं ने दूसरे बर्र-ए-आज़म को अपने हिसार में ले लिया और सुरख पट्टी पर एक बार फिर सर्चिंग के अल्फाज जगमगाने लगे। वो पाक एशिया में नहीं हैं इमरान साहब। एशिया पर नॉट फाउंड के अल्फाज देखकर ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैंने देख लिया है। इमरान ने कहा, जिसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मशीन को ऑटो सर्च करके बर्र-ए-आज़म अफ्रीका पर एडजस्ट कर दूं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ऑटो सर्चिंग में काफ़ी वक्त लग जाएगा। D11 टाइप करके सैटेलाइट को बर्र-ए-आज़म अफ्रीका पर एडजस्ट कर दो, इससे खासा वक्त बच जाएगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाकर कीपैड से D11 टाइप करके मशीन के 2 मजीद बटन प्रेस कर दिए। दायरे से शुआ निकलना बंद हुई और ग्लोब घूमने लगा। फिर जैसे ही ग्लोब पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का नक्शा सामने आया, ग्लोब रुक गया और उसके ऊपर एक बार फिर जर्द शुआ निकलने लगी। सुरख पट्टी पर सर्चिंग के अल्फाज पार करते रहे। फिर अचानक बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नक्शे का एक हिस्सा नीला हो गया। साथ ही मशीन से तेज सीटी की आवाज़ निकली और सर्च में फाउंड के अल्फाज उभर आए। ओह, वो सब अफ्रीका में हैं इमरान साहब। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से मशीन के पास आ गया। हटो, अब मैं उनकी सही लोकेशन चेक करता हूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाकर एक तरफ हट गया। इमरान ने मशीन का एक डायल घुमाकर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नक्शे को क्लोज करके उसे स्क्रीन पर फैला दिया। फिर वह मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नक्शे पर दूसरे ममालिक और इलाके जर्द होते चले गए। फिर नक्शे का एक इलाका सुरख हो गया। इमरान ने मजीद डायल घुमाई, उस सुरख इलाके को स्क्रीन पर क्लोज करते हुए डायल घुमाई और बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। मशीन से एक बार फिर तेज सीटी की आवाज़ निकली और सर्च के नीचे सुरख पट्टी पर क्रोटम आइलैंड के अल्फाज उभर आए। ओह, तो वो सब अफ्रीका के शुमाली मशरकी जंगलों से 1 किलोमीटर दूर क्रोटम आइलैंड में हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, और उस जजीरे के बारे में मशहूर है कि यह दुनिया का सबसे ख़तरनाक जजीरा है। उस जजीरे में खूंखार दरिंदों के साथ साथ जहरीले हशरातुल अर्ज़ की भी कमी नहीं है, जो इंसानों को हड्डियों समेत मिनटों में चट कर जाती हैं। इमरान ने कहा। उसकी पेशानी पर लातादाद शिकनें उभर आई थीं। ओह, इसका मतलब है शंकारा ने उन सबको जानबूझकर उस जजीरे पर भेजा है कि वो आपको यकीन दिला सके कि वो कुछ भी कर सकती है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात नुमायां थे। हाँ, इस बार उसने वाकई बेहद खतरनाक चाल चली है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मौत के जजीरे पर वो दरिंदों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़कर अपनी जानें बचा सकती हैं, मगर हशरातुल अर्ज से बचने के लिए वो क्या करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने बदस्तूर परेशान लहजे में कहा। शंकारा ने उन सबको सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ भेजा है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगी। वो जानती है अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके किसी काम नहीं आऊँगा। इमरान ने कहा। अगर ऐसा होता तो वो उन सबको किसी दूसरे जजीरे पर पहुँचाती, ना कि मौत के जजीरे पर। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अब वाकई शंकारा का आखिरी वक्त आ गया है। अब उसका फना होना ज़रूरी हो गया है। अब मुझे अफ्रीका के जंगलों में जाना ही पड़ेगा। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या आप वहाँ अकेले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो क्या वहाँ बैंड बाजे के साथ बारातियों को भी ले जाऊँ? इमरान ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है सीक्रेट सर्विस की एक मेंबर सालिया को छोड़कर सब अफ्रीका के जंगलों में पहुँच चुके हैं। अब आप अपने साथ किसे लेकर जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सालिहा को तो खैर नहीं ले जाऊँगा, अलबत्ता जोसेफ के साथ जवाना और टाइगर को ज़रूर ले जाऊँगा। उनके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि सुलेमान को भी साथ ले लूँ। मैंने उसकी जो ट्रेनिंग की है उसका भी पता चल जाएगा कि वो किस हद तक ट्रेंड हुआ है। खुले माहौल और खुले इलाकों में उसे हाथ पैर चलाने का सही मौका मिल सकता है। और कुछ नहीं तो जंगलों में अगर वो किसी दरिंदे का शिकार हो गया तो उसकी अगली पिछली तनख्वाहों से मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, जो मेरे लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर कदरे मायूसी छा गई। वो सोच रहा था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स यहाँ नहीं हैं, इसलिए इस बार इमरान उसे साथ ले जाएगा। यानी मेरे जाने का कोई स्कोप नहीं है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक तरीके से तुम्हारा स्कोप बन सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? ब्लैक ज़ीरो ने फौरन जोश में आते हुए कहा। सर के बल खड़े होकर नाक से मेंढक की आवाज़ निकाल कर दिखाओ, इमरान ने कहा। यह क्या बात हुई? ब्लैक ज़ीरो ने दोबारा मायूस होते हुए कहा। दानिश मंजिल में रहने वाले गैर दानिशमंद आदमी, तुम यहाँ रहकर सब पर नज़र रखना। मैं अपने साथ XM हाइड फ्यूज़ ले जाऊँगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठकर हमारी कारकर्दगी देख सकते हो। बाज़ औक़ात फॉरेन मिशंस में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मेरे हाथों से फिसल जाते हैं और फिर मुझे उनको समझाने के लिए उन्हें घंटों लेक्चर देना पड़ता है। तुम उन्हें निगाह में रखोगे
और जब वो मेरे किसी हुक्म से इनहराफ करें या अपनी मनमर्जी करने लगें तो तुम लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर उन्हें खरी खरी और हरी भरी सुना देना। वो तीर की तरह सीधे रहेंगे। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इस कदर तवील सांस लोगे तो मेरे लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं सफ़र करने वाले को हंसी खुशी रुखसत करना चाहिए। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बुझी बुझी सी थी। लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट का फ्यूज़ उड़ गया है। अच्छा भाई, अब मान जाओ, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या आप मुझे वाकई अपने साथ ले जा रही हैं? ब्लैक जीरो ने यकीन न आने वाली नज़रों से इमरान को देखते हुए कहा, क्या करूं? चीफ अगर इसी तरह मुझसे रूठा रहा तो मिशन के मुझे चेक भी रूठा हुआ ही देगा, जिसमें रकम तो दर्ज होती ही बराए नाम है। अगर चीफ को खुश रखूंगा तो बड़ी रकम का चेक मिलने का स्कोप बन जाएगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे बेपनाह खुशी हो रही थी कि इमरान उसे मावराई मामले में अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद तो हो गया था। अच्छा, अब इतने खुश मत हो जाओ कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़े। कलम और एक पैड दो, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लिख देता हूँ, उन्हें लेकर आना। मैं उतनी देर में राना हाउस जाकर जोसेफ और जवाना से मिल रहा हूँ। वहीं शंकारा को बुलाकर उसे मैं अपने फैसले से आगाह करूँगा। उससे साफ साफ कह दूंगा कि मेरे साथियों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना वो मुझसे कोई काम नहीं ले सकेगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। वो उठा और साइड रैक से एक पैड और एक कलम निकालकर इमरान के पास आ गया। इमरान ने पैड लेकर चंद चीज़ों के नाम लिखने शुरू कर दिए। ओह, ये सब? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, इन चीज़ों के बगैर जंगलों में जाना मुश्किल और ख़तरनाक होगा। हमें वहाँ बेशुमार पुजारियों और वैश्यों से भी साबका पड़ सकता है। इसके अलावा वहाँ काफरिस्तानी पंडित जाशाल भी पहुँच सकता है, जिसके साथ मुसल्ला वाइल्ड कमांडोज की पूरी फौज होती है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं 2 घंटों तक ये तमाम चीज़ें ले आऊँगा। ब्लैक जीरो ने इमरान से लिस्ट लेते हुए कहा, हम यहाँ से अफ्रीका के मुल्क कासाल जाएंगे। वहाँ से हम स्पेशल वाइल्ड गार्ड्स की टीम लेंगे, जिनकी मदद से हम जंगलों में जाएंगे। वैसे भी क्रोटम जजीरा उस मुल्क से करीब है। उस जजीरे से पहले हमें अपने साथियों को निकालना है, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं कासाल के लिए कागजात और टिकट बनवा लेता हूँ। ब्लैक जीरो ने कहा, 5 टिकट एक साथ और अपने लिए अलग लेना। तुम हम सबसे अलग रहकर हमारी निगरानी करोगे। इमरान ने कहा, 5 टिकट? तो क्या आप वाकई सुलेमान को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि सालिहा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होती तो सुलेमान की जगह उसे ले जाता। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। पुजारन शाताना का चेहरा सुर्ख होते हुए तांबे की तरह से चमक रहा था। सरदार ज़काटा और कबीले के वैशी ताकत देवता के मुर्दा जिस्म के गिर्द रक्स करते हुए मुसलसल खुशी से नारे लगा रहे थे। फिर सरदार ज़काटा तेज तेज चलता हुआ पुजारन शाताना की तरफ बढ़ने लगा। तुमने ताकत देवता को हलाक कैसे कर दिया शाताना? ये तो कह रहा था कि इस पर किसी हथियार का कोई असर नहीं हो सकता। सरदार ज़काटा ने पुजारन शाताना के करीब जाकर हैरत और मुसरत भरे लहजे में कहा, तुम सब उसके सामने के रुख पर हमला कर रहे थे। ताकत देवता तुम सबसे चौकन्ना था, इसलिए वह हर तरफ से तुम्हारे वार रोक रहा था। मैंने उस पर अचानक और पूरी कुव्वत से तीर चलाया था, जिसे रोकने के लिए वो हाथ भी नहीं उठा सका था। मैंने उस तीर पर नीले बिच्छू का जहर लगा रखा था। अगर ताकत देवता को तीर छू भी जाता तो वह नीले बिच्छू के जहर के असर से बच नहीं सकता था। पुजारन शाताना ने कहा, लेकिन तुम्हें उसकी आमद का इल्म कैसे हुआ? सरदार ज़काटा ने कहा, मैं मुकद्दस गार में बैठी पूजा कर रही थी कि वहाँ मेरा मुहाफिज शामारा आ गया। उसने मुझे ताकत देवता के बारे में बताया था, जिस पर मैं हैरान हुई कि तुमने ताकत देवता को हलाक करके उसका मुकद्दस ताज भी हासिल कर लिया है। तो फिर ताकत देवता दोबारा कहाँ से और कैसे आ सकता है? जिस पर शामारा ने मुझे बताया कि सरदार ज़काटा ने ताकत देवता के बड़े पुजारी को ताकत देवता समझकर हलाक किया था। असली ताकत देवता भी जिंदा है और वो पहाड़ों के खुफिया गारों से निकलकर अब आया है। वो सरदार ज़काटा और उसके कबीले के वैश्यों के साथ साथ मुझे भी फना करना चाहता है, ताकि वो अपनी ताकतों से शंकारा को खुद हासिल करके अपनी कनीज बना सके। ताकत देवता के इरादे खतरनाक थे। मैंने उसके बारे में शामारा से मजीद मालूमात हासिल की और फिर उसके मशवरे से एक तीर पर नीले बिच्छू का जहर लगाकर उसे हलाक करने के लिए खुद यहाँ आ गई। पुजारन ताशाना ने कहा, ओह, बहरहाल ताशाना, तुमने वक्त पर आकर मेरी और मेरे कबीले वालों की हिफाजत की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम यहाँ ना आती तो ताकत देवता मुझे और तमाम कबीले वालों को हलाक कर देता। सरदार ज़काटा ने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था सरदार ज़काटा। शंकारा को हासिल करने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें अपनी आंखें और कान खुले रखना होंगे।
वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। शंकारा के हसूल के लिए बहुत सी ताकतें हरकत में आ चुकी हैं, जिनका न सिर्फ हमें मुकाबला करना पड़ेगा बल्कि उन्हें फना भी करना पड़ेगा। अगर वो हम पर हावी हो गई तो हम फना हो जाएंगे। पुजारन शाताना ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे उन ताकतों पर निगाह रखने के लिए और उनसे बचने के लिए स्याह हिसार कायम कर लेने चाहिए ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सकें। सरदार ज़काटा ने कहा, ये मुनासिब रहेगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। पुजारन शाताना ने कहा तो सरदार ज़काटा चौंक पड़ा। कैसी खुशखबरी? सरदार ज़काटा ने कहा। शंकारा धाती बोतल की कैद से आज़ाद हो चुकी है। पुजारन ताशाना ने कहा तो उसकी बात सुनकर सरदार ज़काटा हकीकतन उछल पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? शंकारा धाती बोतल से आज़ाद हो गई है? कब? कैसे? शालाक ने तो कहा था कि वो अगले 9 सालों तक उस बोतल से आज़ाद नहीं हो सकेगी। सरदार ज़काटा ने हैरत और मुसरत भरे लहजे में कहा तो पुजारन ताशाना ने उसे शंकारा के आज़ाद होने के बारे में बता दिया। ओह, क्या शंकारा के आज़ाद होने के बारे में भी तुम्हें शामारा ने ही बताया है? सरदार ज़काटा ने कहा। नहीं, मैं मुकद्दस गार में जो पूजा कर रही थी वो उस धाती बोतल तक पहुंचने के लिए ही कर रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे मालूम हो जाए कि वो धाती बोतल कहाँ है, फिर मैं उस बोतल को मावराई ताकतों से यहाँ ले आती और इस तरह शंकारा हमारे हाथों में ही रहती। मगर जब मैं उस मुकाम तक पहुंची जहां से अकाली शंकारा को धाती बोतल में कैद ले गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि शंकारा बोतल से आज़ाद हो चुकी है। पुजारन शाताना ने कहा। ओह, अगर शंकारा धाती बोतल से आज़ाद हो चुकी है तो वो अब कहाँ है? सरदार ज़काटा ने कहा। इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं। मैंने इस काम के लिए शामारा को भेज दिया है। वो बहुत जल्द पता लगा लेगा कि शंकारा कहाँ है। पुजारन शाताना ने कहा। शामारा को इस काम के लिए कितना वक्त लग सकता है? सरदार ज़काटा ने पूछा। इस काम में उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और 3 रातें लगेंगी। पुजारन शाताना ने कहा। ओह, तो फिर मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सरदार ज़काटा ने कहा। कौन सा काम? पुजारन शाताना ने चौंक कर पूछा। अगर वाकई शंकारा धाती बोतल से आज़ाद हो चुकी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 रोज़ में यहाँ वापस आ जाएगी। उसके यहाँ आने से पहले ही मुझे उसे काबू करने के इंतजामात करने होंगे। शालाक के कहने के मुताबिक मुझे चंद ज़रूरी काम करने के साथ साथ 21 रोज़ तक जाकू शाना का मंत्र भी पढ़ना है। जब तक मैं 10 लाख मरतबा जाकू शाना का मंत्र ना पढ़ लूँ शंकारा मेरे काबू में नहीं आएगी। लेकिन अब जाकू शाना का मंत्र पढ़ने के लिए एक मसला हो गया है। सरदार ज़काटा ने कहा। कैसा मसला? पुजारन शाताना ने कहा। जाकू शाना का मंत्र पढ़ने के लिए मेरे पास ताकत देवता की मावराई ताकतों का होना बेहद ज़रूरी है। उन मावराई ताकतों के बगैर अगर मैंने जाकू शाना का मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं तो समझा था कि मैंने ताकत देवता को हलाक करके उसका मुकद्दस ताज हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से मैं उसकी तमाम ताकतों का मालिक बन गया हूँ। मगर अब असल ताकत देवता तुम्हारे हाथों हलाक हो गया है। उसके सर पर कोई ताज भी नहीं था। अब मैं उसकी मावराई ताकतों का मालिक कैसे बनूंगा? उसकी मावराई ताकतों का अगर मैं मालिक ना बना तो मैं जाकू शाना का मंत्र भी नहीं पढ़ सकता। और अगर मैंने जाकू शाना का मंत्र ना पढ़ा तो शंकारा किसी भी तरह मेरे कब्जे में नहीं आएगी। सरदार ज़काटा ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद परेशानी के साथ साथ मायूसी और नाकामी के तासुरात भी नुमायां थे। तुम अब भी ताकत देवता की मावराई ताकतों के मालिक बन सकते हो सरदार ज़काटा? पुजारन शाताना ने उसे मायूस होते देखकर कहा तो सरदार ज़काटा बेख्तियार चौंक पड़ा। वो कैसे? ताकत देवता तो हलाक हो चुका है। उसकी हलाकत के साथ ही उसकी मावराई ताकतें भी दम तोड़ गई होंगी। फिर मैं भला उसकी ताकतों का मालिक कैसे बन सकता हूँ? सरदार ज़काटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। ताकत देवता को हलाक और जले हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी है। उसका दिल जलने से बच गया है। तुम उसका दिल निकाल कर खा लो। उसका दिल खाते ही तुम में उसकी तमाम ताकतें आ जाएंगी। पुजारन शाताना ने सफाक लहजे में कहा। ओह, क्या ऐसा मुमकिन है? सरदार ज़काटा ने कहा। हाँ, ऐसा मुमकिन है। तुम्हें ये काम अभी करना होगा। बारिश के सर्द पानी में ताकत देवता के दिल का खून भी सर्द होता जा रहा है। अगर इसके दिल में मौजूद खून सर्द हो गया तो वो दिल वाकई बेकार हो जाएगा और तुम फिर कभी ताकत देवता की मावराई ताकतों को हासिल न कर सकोगे और ना ही तुम कभी शंकारा को हासिल कर सकोगे। पुजारन शाताना ने जवाब देते हुए कहा। ओह, अगर ऐसा है तो मैं अभी ताकत देवता का दिल निकाल कर खा जाता हूँ। सरदार ज़काटा ने नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। ताकत देवता की लाश उठाकर किसी झोंपड़ी में ले जाओ। सरदार ज़काटा, ये काम तुम्हें दूसरों की निगाहों से पोशीदा रहकर करना है। अगर तुम्हें किसी ने भी ताकत देवता का दिल निकालते और उसे खाते देख लिया तो तब भी तुम उसकी ताकतों के मालिक नहीं बन सकोगे। पुजारन शाताना ने कहा। वो चूंकि अलग थलग खड़े थे इसलिए उनकी बातें दूसरे वैशी नहीं सुन पा रहे थे। ताकत देवता की हलाकत के बाद वो दोबारा अपनी झोंपड़ियों को संभालने में मसरूफ हो गए थे। अब बारिश की शिद्दत में कमी आती जा रही थी। ठीक है, मैं इस लाश को उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले जाता हूँ, वहीं मैं इसका दिल निकाल कर खा लूंगा। सरदार ज़काटा ने कहा।
यही मुनासिब रहेगा। पुजारन शाताना ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। सरदार ज़काटा ने खंजर दोबारा अपने नेफे में उड़सा और झुककर ताकत देवता की जली हुई लाश को दोनों हाथों से एहतियात से उठा लिया। ये देखकर 2 वैशी दौड़ते हुए उसके करीब आ गए। सरदार, हम आपकी मदद करें? एक वैशी ने जल्दी से कहा। नहीं, इसे मैं खुद ले जाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, सरदार ज़काटा ने कड़कदार लहजे में कहा। तो वो दोनों वैशी सर झुकाकर वापस पलट गए। तुम भी नहीं आओगी मेरी झोंपड़ी में? सरदार ज़काटे ने वैश्यों को जाते देखकर पुजारन शाताना की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, मुझे मुकद्दस गार में जाकर शंकारा के बारे में मालूम करना है कि वो कहाँ है। मुझे मालूम हो जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पुजारन शाताना ने कहा। तो सरदार ज़काटा ने इस बात में सर हिला दिया। वो ताकत देवता की लाश लेकर मुड़ा और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। पुजारन शाताना चंद लम्हे उसे जाते देखती रही। फिर उसने आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हुए दाएं बाएं हाथ लहराए और दूसरे लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गई। ज़ाशाल के चेहरे पर कबीदगी के तासरात नुमाया थे। शिगाल जजीरे पर जाने के थोड़ी ही देर बाद वापस आ गया था। उसने आकर ज़ाशाल को बताया कि जो अफराद मारिकट जजीरे पर मौजूद हैं उनका ताल्लुक रोशनी की दुनिया से है। उनके दिलो दिमाग में चूंकि रोशनी भरी हुई है, इसलिए वो उनके बारे में नहीं जान सकता कि वो कौन है और उस जजीरे पर कैसे और किस लिए आए हैं। उसकी बात सुनकर ज़ाशाल ने होंठ भींच लिए थे और उसके चेहरे पर कबीदगी के तासुरात उभर आए थे। वो जहाज़ के किनारे पर खड़ा था। उसकी नज़रें सामने दूर तक फैले हुए जजीरे पर जमी हुई थीं, जो अब खासा करीब आ गया था और उसे जजीरे का साहिल और साहिल पर फैला हुआ जंगल साफ दिखाई दे रहा था। ज़ाशाल ने जहाज़ के कप्तान को हुक्म दिया था कि वो जहाज़ को जजीरे से 100 मीटर के फासले पर रोक दे। वो अपने साथियों के साथ उस जजीरे पर जहाज़ में मौजूद कश्तियों पर जाना चाहता था। ज़ाशाल ने अपने पुजारियों और वाइल्ड कमांडोज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। फिर उसने वाइल्ड कमांडोज के कमांडर को बुलाया, जिसका नाम कमांडर रामदास था। कमांडर रामदास एक उधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन चूंकि वो खासा सेहतमंद और लहीम शहीम था, इसलिए उसमें जवानों की सी ताकत नजर आ रही थी। उसका चेहरा स्पाट था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं, जिसकी वजह से वो बेहद शफ़ाक और ख़तरनाक इंसानों में शुमार किया जा सकता था। ज़ाशाल के बुलाने पर वो उस तरफ आया जहाँ ज़ाशाल मौजूद था और फिर उसने ज़ाशाल के करीब जाकर उसे फौजी अंदाज में सलूट किया। आपने मुझे बुलाया था जनाब, कमांडर रामदास ने ज़ाशाल के सामने सर झुकाते हुए इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा। शिगाल इंसानी रूप में ज़ाशाल के करीब ही मौजूद था, लेकिन वो सिवाय ज़ाशाल के किसी और को नज़र नहीं आता था। सुनो कमांडर, मुझे अपनी शक्तियों से मालूम हुआ है कि उस जजीरे में 8 इंसान मौजूद हैं। मैं उस जजीरे पर अपने और अपने साथियों के सिवा किसी और को नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरा हुक्म है कि तुम कमांडोज के साथ उस जजीरे पर जाओ और वहाँ उन इंसानों को हलाक कर दो और उनकी लाशें उठाकर किसी गड्ढे या समुंदर में फेंक दो। उनकी हलाकत के बाद ही मैं उस जजीरे पर कदम रखूंगा। ज़ाशाल ने तोहक्कमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, कमांडर रामदास ने मौद्दबाना लहजे में कहा। उनमें 7 मर्द हैं और 1 लड़की, उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, ज़ाशाल ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कमांडर रामदास ने जवाब देते हुए कहा। इसके अलावा तुम अपने साथ गैस सिलेंडर भी ले जाओ। उस जजीरे के जंगल में खतरनाक दरिंदों के साथ जहरीले हशरातुल अर्ज़ की भी भरमार है। तुम्हें हर तरफ जहरीली गैस से स्प्रे करानी है ताकि जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े वहां से दूर चले जाएं, ज़ाशाल ने कहा। ठीक है सर, और कोई हुक्म, कमांडर रामदास ने कहा। नहीं, जाओ, ज़ाशाल ने कहा। तो कमांडर रामदास ने उसे एक बार फिर फौजी अंदाज में सलूट किया और पलटकर फौजी चाल चलता हुआ अपने साथियों की तरफ बढ़ता चला गया। उसने चीख चीख कर अपने साथियों को हदायत देनी शुरू कर दी थी। जहाज़ में यकदम अफरा तफरी सी फैल गई थी। वाइल्ड कमांडोज अपने कमांडर की हदायत सुनकर इधर उधर भागते फिर रहे थे। जहाज़ की रफ्तार अब बेहद कम हो गई थी। वाइल्ड कमांडोज जहाज़ के निचले हिस्से से बड़े बड़े सिलेंडर ऊपर लाकर जहाज़ की साइड में मौजूद कश्तियों में रख रहे थे। जहाज़ जब जजीरे से 100 मीटर के फासले पर रुक गया तो उन कमांडोज ने रस्सियों की मदद से कश्तियों को जहाज़ से बाहर समुंदर में उतारना शुरू कर दिया। उन सब ने फौजी तर्ज के लिबास पहन रखे थे। उनके कंधों पर बड़े बड़े बैग बंधे हुए थे जो हर किस्म के असलहे से भरे हुए थे। उनके सरों पर फौलादी टोपियां थीं और सबके पास भारी मशीन गन्नें नजर आ रही थीं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो सब किसी फौजी मिशन पर आए हों और दुश्मन फौज का मुकाबला करने के लिए हर किस्म के असलहे से लैस होकर आए हों। कश्तियां समुंदर में उतारी गईं तो वाइल्ड कमांडोज रस्सियों से लटकते हुए उन कश्तियों में सवार होना शुरू हो गए। जहाज़ में 80 वाइल्ड कमांडोज सवार हो गए थे। उन सब ने चेहरों पर गैस मास्क चढ़ा लिए थे और आंखों पर फौजियों की मखसूस गॉगल्स लगा ली थीं। उसी लम्हे कमांडर तेज तेज चलता हुआ ज़ाशाल की तरफ आया। उसने ज़ाशाल के करीब आकर उसे फौजी अंदाज में सलूट किया। क्या बात है, ज़ाशाल ने अपने मखसूस लहजे में कहा। सर, आपने जिन 8 अफराद को हलाक करने का हुक्म दिया है, मैं उनके बारे में आपसे कुछ पूछने आया हूँ, रामदास ने कहा। क्या पूछने आए हो, ज़ाशाल ने कहा।
सर, क्या वो मुसल्ला हैं? कमांडर रामदास ने कहा। जाशाल ने शिगाल की तरफ देखा, जैसे वो कमांडर रामदास के सवाल का जवाब उससे पूछना चाहता हो। मैं नहीं जानता आका। बज़ाहिर उनके पास मैंने कोई हथियार नहीं देखा था, लेकिन हथियार उन्होंने अपने लिबासों में ना छुपा रखे हों, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शिगाल ने जाशाल की नज़रों का मफहूम समझते हुए जल्दी से कहा। उसकी बात सुनकर जाशाल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अगर उनके पास असलहा हो तो वो हमारे मुकाबले पर आ सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि हमें जंगल में SST गैस फैलानी है जो खासी जहरीली होती है। उस गैस में कोई भी जानदार ज़्यादा देर सांस नहीं ले सकता। इसके अलावा वो जंगल के न जाने किस हिस्से में छुपे हों, उन्हें ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए क्यों ना हर तरफ SST गैस फैलाकर उनका खात्मा कर दिया जाए। कमांडर रामदास ने जाशाल को खामोश देखकर जल्दी से कहा। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहते हो करो, मुझे बस उन 8 की हलाकत चाहिए। उन्हें जहरीली गैस से हलाक करो या गोलियों से छलनी कर दो। बहरहाल उनकी लाशें मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। उनकी लाशें उठाकर तुम्हें खुद ही समुंदर में या फिर किसी गहरे गड्ढे में फेंकनी होंगी, जाशाल ने कहा। ओके सर, मैं ये कर लूँगा, कमांडर रामदास ने कहा। उसने जाशाल को मखसूस अंदाज में सलूट किया और वापस पलट गया। फिर वो भी समुंदर में उतरी हुई एक कश्ती में उतर गया। चंद लम्हों बाद वाइल्ड कमांडो से भरी 4 कश्तियाँ जजीरे की तरफ बढ़ने लगीं। मशीन गनों के साथ साथ अब वाइल्ड कमांडोज के हाथों में मार्टर गन्नें भी नजर आ रही थीं। जाशाल उन्हें जजीरे की तरफ बढ़ता देख रहा था। फिर जब कश्तियां जजीरे के करीब पहुंची तो वाइल्ड कमांडोज ने कमांडर रामदास के हुक्म से मार्टर गन्नों का रुख जंगल की तरफ करके ट्रैकर दबा दिए। मार्टर गन्नों से बम निकले और उड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। फिर अचानक जंगल खौफनाक धमाकों के साथ बुरी तरह से गूंज उठा। उन धमाकों की शिद्दत आम बमों से कहीं कम थी। ये बम असल में जहरीली गैस के थे। जैसे ही जंगल में गोले फटे, उन्हें जंगल में हर तरफ नीले धुएं के बादल उठते नजर आने लगे। वाइल्ड कमांडोज जंगल के इर्द गिर्द दूर नज़दीक जहरीली गैस के गोले बरसा रहे थे। क्योंकि कमांडर रामदास को खदशा था कि जंगल में मौजूद 8 अफराद के पास असलहा होने का इम्कान है, इसलिए उसने जंगल में जहरीली गैस के बम बरसाए थे। एक तो जंगल के किनारों पर मौजूद जानवर उस गैस से दूर भाग जाते, दूसरा अगर वो 8 अफराद जंगल के किनारों पर कहीं मौजूद होते तो वो उस गैस के असर से बेहोश हो जाते। कमांडर रामदास कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वो 8 अफराद को कोई मौका दिए बगैर हलाक करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने जंगल में पहले गैस बम बरसाने का हुक्म दिया था, ताकि वो 8 अफराद उस गैस के असर से बेहोश हो जाएं और फिर वो उन्हें बेहोशी के आलम में हलाक कर दे। थोड़ी देर में उनकी कश्तियां साहिल के करीब पहुंच गईं और फिर जाशाल ने दूरबीन से वाइल्ड कमांडोज को कश्तियों से छलांगे लगाकर उतरते देखा। वो मशीन गन्ने लिए फैलकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत खूब, कमांडर रामदास ने वहां पहले जहरीली गैस फैलाकर अक्लमंदी से काम लिया है। उस गैस के असर से वो 8 अफराद यकीनन बेहोश हो गए होंगे और कहीं मुर्दा छिपकलियों की तरह गिरे पड़े होंगे। कमांडर रामदास और उसके साथियों ने उसी हालत में हलाक कर देंगे, जाशाल ने खुश होते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। आका, आका, अचानक शिगाल ने लरसते हुए लहजे में कहा तो जाशाल चौंक पड़ा। उसने आंखों से दूरबीन हटाकर शिगाल की तरफ देखा तो हैरान रह गया। शिगाल आंखें फाड़ फाड़ कर जजीरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर जमाने भर का खौफ फैला हुआ था और वह इस बुरी तरह से कांप रहा था जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। शिगाल को इस तरह कांपते देखकर जाशाल जैसे गुंग सा होकर रह गया। हवा में लहराती हुई आवाज सुनकर वो सब बुरी तरह से उछल पड़े थे और पलटकर समुद्र की तरफ देखने लगे। ये तो किसी शिप के हूटर की आवाज है, कैप्टन शकील ने कहा। लगता तो यही है, लेकिन समुद्र तो दूर दूर तक खाली नजर आ रहा है, जूलिया ने कहा। समुद्री हवाओं का रुख हमारी तरफ है। उन हवाओं में हमें हूटर की आवाज सुनाई दी थी। हो सकता है बहरी जहाज दूर हो और इस तरफ आ रहा हो, तनवीर ने कहा। जरूरी नहीं है कि जहाज इस तरफ आ रहा हो। समुद्रों में जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। ये भी मुमकिन है कि कोई जहाज इस तरफ से गुजर रहा हो और उसके हूटर की हमें आवाज़ सुनाई दी हो, सफ्तर ने कहा। हाँ, ये भी मुमकिन है, जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जहाज के हूटर की आवाज़ जिस तरह हवा के दोष पर लहराती सुनाई दी थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जहाज़ या तो इस जजीरे की तरफ आ रहा है या फिर इस जजीरे के करीब से गुजरकर किसी दूसरी तरफ जाएगा, नुमानी ने कहा। अगर ऐसा है तो हमें उस जहाज़ को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करनी चाहिए, सफ्तर ने कहा। सफ्तर ठीक कह रहा है। अगर हम जहाज़ में सवार होकर भी किसी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ से आसानी से वापस अपने मुल्क पहुँच सकते हैं, चौहान ने कहा। तो फिर जल्दी करो, लकड़ियाँ इकट्ठी करके जगह जगह ढेरियाँ लगा दो। हम उन लकड़ियों को आग लगा देंगे। आग से धुआं उठेगा तो जहाज़ वाले यकीनन इस तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, जूलिया ने कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। वो तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़े और उन्होंने दरख्तों के इर्द गिर्द बिखरी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी। लकड़ियाँ लाकर उन्होंने साहिल से हटकर एक जगह ढेरी लगा दी।
पहले इस ढेर को आग लगा दो, फिर हम दूसरी ढेरी लगाएंगे। जूलिया ने कहा तो सदीकी ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से लाइटर निकाल लिया। वो लकड़ियों के ढेर पर झुक गया। जूलिया उसके करीब खड़ी हो गई थी, जबकि उसके साथी दूसरा ढेर लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। सदीकी ने लाइटर जलाया और उन लकड़ियों में आग लगाने लगा। लकड़ियां खुश्क थीं, इसलिए उन्हें फौरन आग पकड़ लेनी चाहिए थी, मगर सदीकी से कोशिश के बावजूद लकड़ियों में आग नहीं लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे लकड़ियां गीली हों। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जूलिया ने सदीकी से मुखातिब होकर कहा। मिस जूलिया, लकड़ियों में आग नहीं लग रही, सदीकी ने कहा। आग नहीं लग रही? मगर क्यों? लकड़ियां तो खुश्क हैं। किसी छोटी लकड़ी को जलाने की कोशिश करो, जूलिया ने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई लकड़ी आग नहीं पकड़ रही, सदीकी ने परेशान होते हुए कहा। लाइटर मुझे दो, मैं कोशिश करती हूँ, जूलिया ने कहा तो सदीकी ने लाइटर उसे दे दिया। जूलिया ने लाइटर जलाया और छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करने लगी, मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही थी। हैरत है, ये लकड़ियां आग क्यों नहीं पकड़ रही? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या बात है मिस जूलिया, आपने अभी तक आग क्यों नहीं जलाई? तनवीर ने जूलिया के करीब आते हुए कहा। ये लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही, जूलिया ने कहा। लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही, ये कैसे हो सकता है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम कोशिश करो, शायद आग लग जाए, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और लाइटर तनवीर को दे दिया। तनवीर भी आग जलाने में नाकाम रहा। दूसरे मेंबरान थोड़े फासले पर लकड़ियों का एक ढेर लगा चुके थे। वो सब भी बारी बारी आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेसूद। उन्होंने जंगल से खुश्क झाड़ियां लाकर उन्हें आग लगाने की भी कोशिश की, मगर वो उन झाड़ियों को भी आग लगाने में नाकाम रहे थे। ये क्या हो रहा है? आग क्यों नहीं जल रही? जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। खावर ने जेब से एक कार्ड निकाला और लाइटर से उस कार्ड को जलाने की कोशिश की, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि कार्ड गर्म जरूर हुआ था, मगर वो भी आग नहीं पकड़ रहा था। ओह, लगता है कोई ये नहीं चाहता कि हम आग जलाकर किसी जहाज को इस तरफ मुतवज्जा करें, कैप्टन शकील ने कहा। कौन से तुम्हारी क्या मुराद है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। शंकारा या फिर वो बदरू साकाली जो हमें मावराई तरीके से यहाँ लाई है, कैप्टन शकील ने कहा तो उन सब ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तो क्या वो यहीं कहीं मौजूद है? नौमानी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। लगता तो यही है, कैप्टन शकील ने कहा। वो चारों तरफ देख रहे थे, मगर साकाली भला उन्हें कहाँ नजर आ सकती थी? वो बदरू थी, अगर वो वहाँ मौजूद होती भी तो वो उसे नहीं देख सकते थे। मिस जूलिया वो देखें, चौहान ने कहा तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। चौहान की नजरें समुंदर की तरफ थीं। उन्होंने उसकी तकलीद में समुंदर की तरफ देखा तो उन्हें समुंदर में दूर एक धब्बा सा दिखाई दिया। ओह, ये तो कोई समुद्री जहाज है, जूलिया ने कहा। हाँ, ठहरें, मैं देखता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और उसने जेब की अंदरूनी जेब से एक खूबसूरत चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया। चश्मे के शीशे हल्के नीले रंग के थे। चश्मे की साइडों पर टच बटन लगे हुए थे। कैप्टन शकील ने एक बटन को टच किया तो शीशे नीले हो गए, जैसे उनमें रोशनी भर गई हो। उसी लम्हे दोनों ग्लासेस में दो दो लकीरें सी बनी और वो ऊपर नीचे आती हुई एक दूसरे को क्रॉस करने लगी। वो समुद्र की तरफ देख रहा था। दूसरे लम्हे चश्मे के ग्लासेस नाइट टेलीस्कोप की तरह खुद ब खुद फोकस होने लगे और समुद्र में नजर आने वाले जहाज का धब्बा वाज़ेह होता चला गया। चश्मे ने लम्हों में ताकतवर नाइट टेलीस्कोप की तरह काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो आसानी से उस जहाज को देख रहा था जो इस तरफ आता दिखाई दे रहा था। ये XX ग्लासेस वाला खुसूसी चश्मा था जिसे इमरान ने अपने दूसरे साथियों की तरह दूसरे साइंसी असलहे के साथ कैप्टन शकील को भी दे रखा था। ओह, तुम XX ग्लासेस अपने साथ ले आए हो, वेरी गुड, जूलिया ने कहा, मगर कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। वो मुसलसल जहाज को क्लोज करके देख रहा था। उसे जहाज में गैरवे लिबास पहने चंद लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। उनके साथ फौजी टाइप के अफराद भी थे जिन्होंने कांधों पर सफरी बैग बांध रखे थे और उनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। वो जहाज में मोटर कश्तियों को रस्सों से बांध रहे थे। जहाज के दाईं तरफ बड़े बड़े हरूफ में आकाश लिखा हुआ था। क्या देख रही हो, कुछ हमें भी तो बताओ, जूलिया ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। यह काफरिस्तानी जहाज है मिस जूलिया, और वो इसी जजीरे की तरफ आ रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। काफरिस्तानी जहाज, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, उसमें फौजी टाइप और पंडित टाइप किस्म के लोग सवार हैं। जहाज का नाम आकाश है और उसका रुख इसी जजीरे की तरफ है, कैप्टन शकील ने बाकायदा कमेंट्री करने वाले अंदाज में कहा। ओह, मुझे दिखाओ, जूलिया ने कहा तो कैप्टन शकील ने चश्मा उतारकर जूलिया को दे दिया। जूलिया उस जहाज और जहाज में मौजूद अफराद को देखने लगी। उसने जहाज के कोने पर रेलिंग के साथ एक बूढ़े को देखा जो दूरबीन आंखों से लगाए इसी जजीरे की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े ने भी गैरवे रंग का लिबास पहन रखा था। उसका जिस्म वहाँ दूसरे पंडित टाइप के लोगों से खासा लंबा चौड़ा और उसके सर पर बड़े बड़े बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। कौन हो सकते हैं ये लोग और ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं,
जूलिया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसने चश्मा उतारकर सफ्दर को दिया। सफ्दर ने उन सबको देखा, फिर बारी बारी सबने चश्मे से जहाज और जहाज में सवार अफराद को देखना शुरू कर दिया। जहाज जजीरे से 100 मीटर दूर रुक गया था। फौजी टाइप अफराद रस्सियों से कश्तियां लटकाकर समुद्र में उतार रहे थे। मुझे इन लोगों के इरादे खतरनाक मालूम हो रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। XX ग्लासेस वाला चश्मा दोबारा उसके पास आ गया था। क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। वो समुद्र में कश्तियां उतार रहे हैं और उन कश्तियों में उन्होंने SSD के सिलेंडर रखे हुए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। SSD क्या मतलब? जूलिया ने कहा। उन सिलेंडरों में एक कीमियाई गैस होती है और उस गैस को अमूमन जंगलों में खतरनाक जानवरों को हलाक करने और दूर भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस चूंकि भारी होती है, इसलिए इसके असरात देर तक बरकरार रहते हैं, जिसकी वजह से स्प्रे शुदा इलाके के गिर्द आम जानवर और परिंदा तक नहीं फटकता। इस गैस की वजह से हशरातुल अर्ज तक जमीन की तहों में चले जाती हैं, कैप्टन शकील ने SSD गैस के बारे में बताते हुए कहा। ओह, मगर ये गैस सिलेंडर यहाँ क्यों ला रहे हैं? जूलिया ने चौंक कर कहा। वो लोग इस जजीरे पर आना चाहते हैं, यहाँ आकर अपनी हिफाजत के लिए ये गैस स्प्रे करेंगे, फिर यहाँ रहने का इंतजाम करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। तुमने कहा है कि इस गैस के असरात देर तक बरकरार रहते हैं, फिर वो खुद यहाँ जिंदा कैसे रह सकेंगे? क्या जहरीली गैस इन पर असर नहीं करेगी? जूलिया ने कहा। इसके लिए वो कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही यहाँ आएंगे। गैस के असरात से बचने के लिए वो मास्क चढ़ाएंगे या एंटी गैस की गोलियां खाकर आएंगे, ताकि जहरीली हवा उनके लिए खतरा न बन सके, इस बार सफ्दर ने कहा। वो लोग कश्तियों में सवार हो रहे हैं। 4 कश्तियों में तकरीबन 80 मुसल्लह अफराद बैठकर इसी तरफ आ रहे हैं, चौहान ने कहा। उन्होंने हमें देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हमें दरख्तों के पीछे छुप जाना चाहिए। ऐसा ना हो वो हमें दुश्मन समझकर अंधाधुंध फायरिंग कर दें। वो जजीरे पर आएंगे तो हम उनके सामने आ जाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे। हो सकता है वो हमारी मदद को तैयार हो जाएं, जूलिया ने कहा। ये ठीक है, आएं, सफ्दर ने कहा। तो वो सब सर हिलाकर दरख्तों की तरफ बढ़ते चले गए। कैप्टन शकील XX ग्लासेस से चंद लम्हे उन कश्तियों को जजीरे की तरफ बढ़ता देखता रहा और फिर वह ग्लासेस उतारकर उनके पीछे हो लिया। जंगल के दरख्त बड़े और घने थे। क्या ख्याल है, हम इन दरख्तों पर न चढ़ जाएं? चौहान ने उनसे मुखातिब होकर कहा। नहीं, ऐसी हमाकत न करना। हम दरख्तों पर चढ़ गए तो उन्होंने जजीरे में आते ही गैस स्प्रे करनी शुरू कर दी, तो हम सब उस गैस का शिकार होकर बेमौत मारे जाएंगे। हमें वक्ती तौर पर छुपना है। जैसे ही वो जजीरे पर आएंगे हम उनके सामने चले जाएंगे। हम खाली हाथ हैं, हमें निहत्ता देखकर वो फौरन हम पर फायरिंग नहीं करेंगे, जूलिया ने कहा। कैप्टन शकील ने ग्लासेस दोबारा आंखों से लगाए और एक बार फिर समुद्र की तरफ देखने लगा और चौंक पड़ा। ओह, कैप्टन शकील के मुंह से निकला। क्या हुआ? उन सब ने चौंक कर कहा। वो मार्टर गन्नों से जजीरे पर हमला करने वाले हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओह नहीं, उन सब के मुंह से निकला और उसी लम्हे उन्हें शाय शाय की तेज आवाज के साथ समुद्र की तरफ से कई बम आते दिखाई दिए। जमीन पर लेट जाओ, जल्दी करो, उन्होंने बम फायर कर दिए हैं, कैप्टन शकील ने चीखते हुए कहा। तो वो सब फौरन जमीन पर लेट गए। उसी लम्हे कई बम उनके इर्द गिर्द आकर गिरे। फिर यके बाद दीगरे खौफनाक धमाके हुए और उन सबको यूं महसूस हुआ जैसे बमों के साथ उनके भी टुकड़े उड़ गए हों।